बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप में खबर देखने से आपकी समय की बचत होगी। तो अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। जहां और बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं और फिर भ्रष्टाचार को लेकर के एनडीए की सरकार पर जमकर के हमला बोला है। जब तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों से बिहार में हुई 42 वारदातों का जिक्र करके सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जब पिछले दिनों भी तेजस्वी यादव ने सरकार को सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सवाल पूछे थे। जब सोशल मीडिया ऐप पर तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में अपराधियों की बहार है। शासन प्रशासन रिश्वतखोरी, लूट और भ्रष्टाचार में मस्त और व्यस्त तथा सत्ता संरक्षित अपराधी लूट और निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है और इसको लेकर के अपराध मदमस्त है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुकेश सहनी को एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का बड़ा ऑफर मिला है। दरअसल बिहार में मुकेश सहनी को लेकर के बिहार की सियासत गर्म हो गई है। मुकेश सहनी को लेकर के नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जमा खान का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री जमा खान ने सीधे तौर पर मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के रास्ते को खुला बताया है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ आते हैं तो फिर उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर मुकेश सहनी नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर के आते हैं, एनडीए में आते हैं, तो फिर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, स्वागत करेंगे। लेकिन जो बिहार का अहित करेंगे उनके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। वहीं पर एनडीए में शामिल होने के लिए मिले ऑफर के बीच मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की प्रोफाइल इमेज को बदल करके तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। ऐसे में सियासी गलियारों में भी मुकेश सहनी की एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं पर इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल का कहना है कि बिहार में गठबंधन का जो फैसला होगा वह सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। साथ ही कोई भी फैसला एनडीए के भविष्य को देखते हुए लिया जाएगा। मुकेश सहनी एक अच्छे नेता है, हम लोगों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ। हालांकि इस बारे में वीआईपी की ओर से कुछ भी बात नहीं की जा रही है। मुकेश सहनी भी इस बारे में अब तक कोई भी बात नहीं की है, ना हाँ ना ही ना। दोस्तों बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि इस देश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि विदेशों में हिंदू कितना प्रताड़ित है, हमारा देश में हिंदू सुरक्षित है। जी हां, बीजेपी विधायक नीरज सिंह उर्फ बबलू ने धर्म विशेष के लोगों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी धर्म विशेष के लोग हैं वह दूसरे देश के रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकों को अन्य देशों में हमेशा से ही परेशान किया जाता है। आपको बता दो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमला तेज हुए हैं। जब भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जता करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर के माफी मांगी है। जब गृह मंत्रालय के प्रमुख मोहम्मद सखावत हुसैन ने कहा है कि पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके घरों और धार्मिक स्थल पर हमले किए गए, जिस पर हमारी सरकार खेद प्रकट करती है। इसके क्षतिपूर्ण निर्माण के लिए हमारी सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अनुसूचित जाति की सूची से तांती तत्वा को बाहर कर दिया गया है। अनुसूचित जाति की सूची से तांती तत्वा को बाहर कर दिया गया है। ये आपने सही सुना। अब इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लाभ नहीं मिलेगा। जब खबर के अनुसार बिहार में तांती तत्वा जाति के जिन लोगों को अनुसूचित जाति के कोटे से सरकारी नौकरी मिली है वे कायम रहेगी। साथ ही इन्हें अब अनुसूचित जाति से अत्यंत पिछड़ी जाति के कोटे में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दो कि बिहार सरकार ने तांती तत्वा को अनुसूचित जाति में शामिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को बदलते हुए इसे अनुसूचित जाति से बाहर करने के आदेश दिए थे। सोमवार को बिहार सरकार ने तांती तत्वा को अनुसूचित जाति की सूची से अब बाहर कर दिया है। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को फूल की खेती के लिए 40,000 तक अनुदान देगी। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के किसान आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार के द्वारा राज्य योजना के तहत फूल विकास योजना के लिए ऑनलाइन ऑर्डर आमंत्रित किए हैं। जो किसान फूल की खेती करना चाहते हैं वे सरकार से अनुदान का लाभ लेकर के फूल की खेती कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, भोजपुर, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी,
सीवान तथा सुपौल जिले के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे किसान फूल की खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। वहीं पर एक किसान को सरकार के द्वारा अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, बिहार में गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है। यह शहर से लेकर के गांव तक बड़ी संख्या में लोग गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। यह सरकार अब जमीन सर्वे के माध्यम से इन जमीनों को चिन्हित करना शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि खबर के अनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के मुताबिक गैर मजरूआ जमीन की ऐसी बंदोबस्त रद्द की जाएगी जो सक्षम प्राधिकार के आदेश से नहीं हुई है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार अब इस जमीन को लोक कल्याण के लिए बंदोबस्त कर सकती है, साथ ही साथ इसे अवैध कब्जा से मुक्त करके सरकारी कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। गैर मजरूआ आम या सर्वसाधा जमीन पर कब्जा जमाए लोग अब बेदखल होंगे। वहीं पर बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति गैर मजरूआ आम जमीन को आवासीय परिसर के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो फिर सर्वे खतियान में अवैध कब्जे के तौर पर अंकित होगा। अगर गैर मजरूआ जमीन पर कोई भी कृषि कर रहा है तो फिर मालिक का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा और फिर इसे अवैध कब्जा ही माना जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। यह खबर के अनुसार बिहार में अगले 6 दिन मानसून एक्टिव रहेगा, जिससे बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसको लेकर के लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दूं कि आज बिहार के कैमूर, रोहतास, सीवान, गोपालगंज में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में हल्की सी बारिश के आसार हैं। यहाँ मौसम वैज्ञानिकों के माने तो उत्तर प्रदेश और फिर बिहार से होकर के मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिससे बिहार के कई जिलों में अगले 6 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ इस जमीन की जांच की जाएगी। इसकी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने दी है। खबर के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पत्रकारों के सवाल पर जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन की सर्वे करा करके इसकी जाँच कराई जाएगी। साथ ही बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही साथ कुछ लोग अवैध तरीके से इसकी जमीन भी बेच रहे हैं। इस समस्याओं को रोकने के लिए अब सरकार के स्तर पर इसकी जांच की जाएगी। दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे की लगातार शिकायतें मिल रही है। अब सरकार जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। जहां इसके लिए सभी मौजे में 4 अमीनों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ अन्य कई सर्वे कर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। ये सर्वे कर्मी कैंप लगा करके जमीन का सत्यापन करेंगे। खबर के अनुसार सर्वे टीम जमीन की मापी करेगी, दखल कब्जा की जांच करेगी और फिर दस्तावेजों को देखेगी। इसके आधार पर जमीन का सर्वे किया जाएगा। वहीं पर जमीन आपकी है या नहीं, इसके लिए ग्राम सभा भी बुलाई जाएगी। आपको बता दो कि इस सर्वे के तहत सरकारी और फिर जिस जमीन का विवाद चल रहा है उसका भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने सर्वे टीम को सरकारी जमीन को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यों के लिए किया जा सके। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़ लोगों को सोलर पैनल लगाने पर हर महीने 300 यूनिट तक फ्री में बिजली प्रदान करेगी। यानी कि मोदी सरकार आपको फ्री में 300 यूनिट बिजली देगी अगर आप पीएम सूर्या योजना का लाभ लेते हैं तो। खबर के अनुसार मोदी सरकार सभी गाँव तक इस योजना को पहुँचाने के लिए मॉडल शोर गाँव क्रियावन को भी इस योजना में शामिल किया है। इससे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा करके सोलर पैनल लगा सकेंगे। आपको बता दूं कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर सरकार सब्सिडी भी देगी। यदि आप 1 किलोवाट बार का सोलर पैनल लगाते हैं तो फिर आपको 30,000 रुपए और अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर आप 3 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो आपको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी।
दोस्तों बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिना एस्टीमेट के 150 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। नई व्यवस्था के लागू होते ही उद्योग जगत के बिजली उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के लिए बिजली कंपनी को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति लेनी होगी। दरअसल अब तक ये व्यवस्था थी कि 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंताओं पर अब सब कुछ निर्भर था। नई व्यवस्था के लिए बिजली कंपनी बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति हासिल करेगा। वहीं पर अब नई व्यवस्था ये बन रही है कि इस तरीके के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता बिजली कंपनी को आवेदन करेगा और उसके बाद बिजली कंपनी अपने स्तर से पूरी संरचना का निर्माण करेगी। उद्यमी निर्माण से जुड़े हुए सभी तरीके के झंझट से मुक्त रहेंगे। बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी दी जाएगी। बिजली कंपनी द्वारा विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। दोस्तों बिहार में पुल पुलियों के गिरने और फिर ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर पिछले एक महीने के अंदर दर्जनों पुल पुलियों के गिरने और फिर ध्वस्त होने की खबरें सामने आई है, जहां केडीबी लाइव के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सवाल उठाते हैं। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला मोकामा से निकल करके सामने आया है, जहाँ पर 5 साल पहले बनी एक पुल पुलिया ध्वस्त हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार मोकामा के कसहा दियारा इलाके में 5 साल पहले बनी एक पुल ध्वस्त हो गई। ये पुलिया मोकामा के दियारा गांव से बेगूसराय जिला को जोड़ती थी। अब ये पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पुलिया से सटी एक दूसरी पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। अब ये पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पुलिया से सटे एक दूसरी पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। वहीं पर इस घटना को लेकर के ग्रामीणों ने बताया है कि गंगा नदी के जलस्तर में उफान आने से ये पुलिया अचानक भर करके जमींदोज हो गई। हालांकि गंगा का पानी अभी सड़क पर नहीं चला, लेकिन पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इस पुलिया के ध्वस्त होने से आसपास के लोगों में हरकत मच गया है। जैसे मोकामा प्रखंड के कसहा दियारा का संपर्क पूरी तरीके से भंग हो गया है। दोस्तों बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम करने जा रही है, यानी कि जमीन सर्वे का काम। जी हाँ, बिहार के 45,000 से ज्यादा गाँव में जमीन का सर्वे होगा। जमीन पर बने मकान आदि की जानकारी देनी होगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने 177 तरह की चीजें की लिस्ट बनाई है, जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन सरकारी है या प्राइवेट, खेती योग्य है या बंजर, ये सब सर्वे में दर्ज होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है। सर्वे को लेकर के जय सिंह ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड को सरकार अपडेट कराना चाहती है। बिहार में जो पिछली बार सर्वे हुआ था उसे हुए करीब 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। वह भी सभी जिलों में नहीं हो पाया था, और उससे पहले जो बिहार के सभी जिलों का सर्वे मौजूद है वह लगभग 100 साल पहले हुआ था। अभी से और तब के बीच में बहुत सारी जमीनों का अंतरण यानी कि ट्रांसफर हुआ है। उसको नक्शे में किस तरह से अपडेट करे और फिर कैसे खतियान अपडेट करे, इसको लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों औरंगाबाद से कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आनंद शंकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे तो केंद्र सरकार को गिरा सकते हैं। कांग्रेस विधायक सह बक्सर प्रभारी आनंद शंकर सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका, जहां इस साल के बजट में मिले पैकेज को कांग्रेस लॉलीपॉप बताया है। इसको लेकर के बिहार प्रदेश कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आनंद शंकर सिंह ने ये बातें कही है। आनंद शंकर सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार में नीतीश कुमार जदयू शामिल है। आरा की धरती से देश के प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन ये हवा हवाई रही। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि बिहार को क्या मिला। अब 52,000 करोड़ के पैकेज का नया झांसा दिया जा रहा है। क्या ये जमीन पर उतरेगा या फिर हवा में ही उड़ जाएगा, इसलिए हम चिंतित है। अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात है तो फिर पैकेज का क्या मतलब है। विशेष पैकेज विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अब डबल इंजन की सरकार है, जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पीछे मजबूती से के साथ खड़ा है। अगर अब भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो फिर ये बिहार के लिए विडंबना है। अब भी नीतीश कुमार के हाथ में इतनी ताकत है कि वे चाहे तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार को गिरा सकते हैं, मोदी सरकार को। ये कहना है कांग्रेस विधायक का। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह ने कहा है कि 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय मोदी सरकार को रघुराम राजन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए, जैसे सबसे पिछड़े राज्यों को लाभ मिलता। जब पैकेज के नाम पर उन्हें लालच दिया गया, नीतीश कुमार ने सहमति जताई। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस फिर मैदान में उतरेगी और फिर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।
दोस्तों रक्षाबंधन की छुट्टी कब है ये बहुत से लोग जानने की उत्सुक हैं। जब आपको बता दें कि त्योहारों का मौसम शुरू होने को है और ऐसे में बच्चों को स्कूलों में छुट्टियों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। आने वाले सप्ताह में रक्षाबंधन यानी कि राखी का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के असीम प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसके लिए मंगल कामनाएं करती है और फिर भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन लेते हैं। इस अवसर पर स्कूलों में अवकाश यानी कि छुट्टी रहता है। रक्षाबंधन मनाने की डेट को लेकर के हर बार कंफ्यूजन रहता है। इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। जी हाँ, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। आज हो चुका है 14 अगस्त यानी कि 5 दिन समय बचा हुआ है। जब 5 दिन बाद पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से लेकर के रात्रि 9:07 तक रहेगा। 18 अगस्त को रविवार को छुट्टी रहेगा और 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। ऐसे में स्कूली छात्रों को लगातार 2 दिन का अवकाश इस बार मिलेगा। रक्षाबंधन की सरकारी छुट्टी केवल 1 दिन की है। दोस्तों बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी टोल प्लाजा पर अब ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से वाहनों का यानी कि गाड़ियों का ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में यदि किसी वाहन का बीमा, प्रदूषण और फिर फिटनेस फेल है तो टोल प्लाजा से गुजरते ही ऑटोमेटिक ई चालान कट जाएगा। इसकी प्रक्रिया बिहार के सभी टोल प्लाजा पर शुरू कर दी गई है और ऑटोमेटिक ई चालान कटने लगा है। आपको बता दो कि वर्तमान में बिहार के सभी 32 टोल प्लाजा को ई डिटेक्शन प्रणाली से जोड़ा गया है। जब परिवहन विभाग ने लोगों को इसकी सूचना दे दी है ताकि इसकी जानकारी हो सके और फिर लोग अपने वाहन का बीमा, प्रदूषण और फिटनेस को ठीक कर सके। दरअसल बीमा, प्रदूषण और फिटनेस फेल होने पर आप किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो फिर आपका चालान कट जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 5000 गाड़ियों का चालान कटा। ये चालान एक दिन में किसी टोल प्लाजा पर एक ही बार कटेगा। दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 770 पदों पर डेंटिस्ट की बहाली होगी। इसकी जानकारी खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा दी गई है। खबर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा करते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार में 770 दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट की बहाली करने जा रही है। इसको लेकर के तैयारियां कर ली गई है। जल्द ही भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हमारे सीने में जलन होती है, पेट में गैस होता है। सीने में जलन कई सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन अक्सर हम लोग गैस के कारण को समझ करके इसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इसी कैटेगरी में शामिल है यानी कि सीने की जलन को गैस समझ करके उसको नजरअंदाज कर देते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि सीने के दर्द को गैस की परेशानी समझ करके नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके हृदयघात के प्रारंभिक लक्षण हो, जब खास करके 50 की उम्र के पार करने के बाद शुगर और फिर बीपी की परेशानी हो तो फिर तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। हाल ही में राजधानी के अस्पताल में कई ऐसे केस पहुंचे हैं जो मरीज और फिर उनके परिजनों ने गैस की परेशानी बताया, लेकिन मामला हृदय की परेशानी से जुड़ा हुआ निकला यानी कि दिल की बीमारी से। डॉक्टर उन्होंने आनंद फानन में प्राइमरी एंजियोग्राफी करके मरीजों की जान बचाई। आपको बता दो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव कुमार ने बताया है कि हार्ट अटैक को लेकर के पहले 12 घंटे काफी मायने रखते हैं। यदि इस दौरान मरीज अस्पताल पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें प्राइमरी एंजियोग्राफी के माध्यम से बचाना आसान होता है। अटैक के 3 घंटे के भीतर आने पर मरीजों के नुकसान को बचा लिया जाता है। डॉक्टर नीरव ने बताया है कि बीते 3 महीनों के आंकड़े पर ध्यान दें तो फिर कई ऐसे मरीज आए हैं जो गैस की समस्या लेकर के आए थे, लेकिन जांच में गंभीर हृदयघात की जानकारी हुई है। जब कार्डियोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद ने बताया है कि अधिकतर मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं, इस कारण त्वरित उपचार करना पड़ता है। सामान्य तौर पर हर महीने 150 से अधिक मरीज पहुंचते हैं, जहाँ इनमें से 15 से 20% मरीज ही समय पर पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके भी सीने में कहीं पर दर्द हो या फिर जलन हो तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करें। गैस समझ करके नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये गैस की समस्या ना हो बल्कि आपकी दिल की समस्या हो। अगर दिल की समस्या है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दोस्तों बिहार में शौचालय निर्माण में भारी फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। यहाँ पर 100 से अधिक लोगों ने 2-2 बार योजना का लाभ ले लिया। जी हाँ, एक योजना का लाभ 2-2 बार कई लोगों ने ले लिया है। इस खेल में मुखिया से लेकर के डीलर तक शामिल हो गया है। जी हाँ, मामला बिहार के सुपौल जिला से सामने आया है। बिहार के सुपौल में शौचालय निर्माण में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें मुखिया, समिति सदस्य, डीलर सब कोई मिला हुआ है। 103 लोगों ने डबल बार पैसा वसूल लिया है। जी हाँ, मामले का खुलासा होने के बाद बीडीओ ने सभी को नोटिस भेज करके 1 सप्ताह के भीतर
राशि को वापस करने का अल्टीमेट दे दिया है। 7 दिन के भीतर अगर ये लोग पैसे वापस नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। दरअसल बिहार के सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में कुल 103 लोगों ने शौचालय निर्माण में 2-2 बार योजना का लाभ लेकर के सरकार को 12,36,000 रुपए का चूना लगाया है। इसमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और फिर डीलर भी शामिल है। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी त्रिवेणीगंज ने सभी को नोटिस भेज करके राशि लौटाने को कहा है और 7 दिनों का समय दिया है। जब राशि नहीं लौटाने की स्थिति में सभी पर प्राथमिकी दर्ज करने और नीलाम पत्र वाद दायर करने की बात कही है। दोस्तों केला की खेती करने वाले किसानों के लिए नीतीश सरकार ने अच्छी खबर सुनाई है। जब कहा गया है कि फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी, जब एक पैसा दिया जाएगा। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केला किसानों की फसल की क्षति की जानकारी मिलने के बाद बीते सोमवार को भागलपुर और खगड़िया के जिलाधिकारियों को तलब किया। दरअसल बिहार के भागलपुर और खगड़िया जिले के केला उपजाने वाले किसानों ने फोन पर उप मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि हाल के दिनों में भारी बारिश और तेज आंधी से केले की फसल की व्यापक क्षति हुई है, जैसे यहाँ के केला उपजाने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके बाद ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्शन लिया है। आपको बता दूं कि किसानों की ओर से मिली सूचना के बाद इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तत्काल भागलपुर और खगड़िया के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों जिलों में टीम गठित करके फसल क्षति का आकलन करे एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, जैसे पीड़ित किसानों को हुई क्षति की भरपाई की जा सके। उन्होंने फसल क्षति के नुकसान पर चिंता जताई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अवगत कराया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में बीते दिनों तेज बारिश और फिर आंधी से केला और फिर मक्का के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जब किसानों के मुताबिक कि केला अब लगभग कटने को तैयार है। जब बारिश और आंधी के कारण तैयार फसल के नुकसान होने उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। आपको बता दूं कि बिहार के 12 जिले में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इनमें वैशाली, सारण, समस्तीपुर, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण शामिल है। जब दूसरे जिलों में भी केले की खेती का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। बिहार का केला विदेश भी भेजा जाता है। दोस्तों बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण पर करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह नीतीश सरकार ये राशि कर्ज के माध्यम से जुटाएगी। जब वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि विभाग के अनुसार ये राशि अलग अलग वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाएगी। इसमें कम एवं लंबी अवधि दोनों प्रकार के ऋण शामिल होंगे। जब राज्य के आर्थिक विकास में इससे तेजी आएगी और फिर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार ऋण के रूप में ये राशि नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडनी और ओपन मार्केट में जुटाएगी। इनमें नाबार्ड से 2700 करोड़ रुपए, एनएचबी से 300 करोड़ रुपए और फिर सिडबी से 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं पर बचे हुए राशि ओपन मार्केट एवं विदेशी फंडिंग एजेंसी से जुटाई जाएगी और फिर कार्यों को क्रियान्वयन किया जाएगा। दोस्तों बिहार का भभुआ जिला कुत्तों के खौफ से आक्रांत। जब बूढ़े बच्चे सभी खौफ में जी रहे हैं। कुत्तों का झुंड कब किस पर हमला कर दे ये कहना मुश्किल है। कुत्तों का आतंक इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि भभुआ में लावारिस कुत्ते हर महीने औसतन 1150 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 माह में 5000 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा है। इस वर्ष अब तक 223 दिनों में 8225 लोगों ने सदर अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लिया है। यह शहर की कोई भी ऐसी गली या फिर सड़क नहीं है जहां आवारा कुत्तों की फौज नहीं होती हो। यह सुरक्षा को देखते हुए कुत्तों को पाला जाता था। गलियों के कुत्तों को 2 रोटियां खिलाई जाती थी ताकि वे पहरेदारी कर सके, लेकिन अब तो वे दहशत का पर्याय बन चुके हैं। जब रात में बच्चे गलियों में निकलने से डर रहे हैं। भभुआ शहर का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर लोग कुत्ते से डरे सहमे नहीं है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 2 दिनों में ही वार्ड नंबर 24 में कई लोगों को कुत्तों ने काटा है। जब किसी को सुबह टहलने के दौरान कुत्ते ने काटा तो किसी को बाजार जाते वक्त कुत्तों के झुंड ने काट करके जख्मी कर दिया। जब सदर अस्पताल में पहुंचे लोगों ने ARV का इंजेक्शन लगवाया है। दोस्तों बिहार की नदियों का जलस्तर इन दिनों बढ़ा है। जब बिहार की कई नदियां उफनाई हुई है। बाढ़ का संकट फिर से एक बार गहराने लगा है। लगातार हुई बारिश ने नदियों का पेट फिर से एक बार भर दिया है। जहां कोसी सीमांचल के क्षेत्र लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। यहाँ की नदियां डेंजर लेवल के ऊपर बह रही। वीरपुर के कोसी बराज के 56 में से 25 फाटकों को खोल दिया गया है। वहीं पर सुपौल में आधा दर्जन से अधिक गाँव के लोगों के घर में पानी घुस चुका है। आपको बता दें कि सुपौल में बाढ़ का संकट फिर से एक बार गहराने लगा है। कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव में पानी प्रवेश कर चुका है।
दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बन रहे हैं जो कि 270 फीट ऊंचाई में बनेंगे। जी हाँ, आपको बता दो कि बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के 270 फीट की ऊंचाई को पर्यावरण क्लियरेंस मिल गया है। इसकी मंजूरी राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने दी है, यानी कि इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी। जी हाँ, इस मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। जहाँ राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के बाद ये हरी झंडी मिल गई है। जी हाँ, महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई 225 फीट रखी गई थी। ये कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से थोड़ा सा अधिक था। अंकोरवाट मंदिर की ऊंचाई 220 फीट है। कंबोडिया सरकार की आपत्ति के बाद विराट रामायण मंदिर के डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसकी ऊंचाई बढ़ाकर के 270 फीट कर दी गई है। चौड़ाई 540 फीट और लंबाई 1080 फीट है। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि देश के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसके 3246 भूगर्भ स्तंभों का निर्माण पूरा हो चुका है। अब ऊपरी स्तंभों का निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ कुल 2101 पिलर होंगे। जी हाँ, 2101 पिलर इस मंदिर में होंगे। इनमें भूतल पर 853, प्रथम तल पर 572, द्वितीय तल पर 540 और शिखर के लिए 136 पिलर होंगे। दोस्तों पटना के बाद दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 200 एकड़ में दरभंगा के एक्मी शोभन बाईपास में एम्स हॉस्पिटल बनेगा। यह बहुत जल्द अब इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह बिहार सरकार ने केंद्र को 150 एकड़ जमीन का पेपर सौंप दिया है। वहीं पर जल्द ही 37 एकड़ जमीन और उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई है। एम्स का फुल फॉर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होता है इसका फुल फॉर्म। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने 150 एकड़ जमीन का कागजात दरभंगा एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद को सौंप दिया है। अब एम्स का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा ताकि जमीन भी 1 हफ्ते के भीतर उपलब्ध कराया जा सकेगा। दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं पर अब तक नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर भी नहीं लगी है। जहाँ खबरें हैं कि इसे लेकर के हाल ही में भाजपा की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें आरएसएस के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। जहाँ अटकलें हैं कि पार्टी की कमान ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर किसी महिला नेता के हाथों में भी जा सकती है। फिलहाल इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर लंबी बैठक चली। जहाँ कहा जा रहा है कि 5 घंटे लंबी मीटिंग के दौरान नए अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के मंथन किया गया। जब बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महासचिव बीएल संतोष, संघ के कार्यपालक यानी कि आरएसएस के कार्यवाहक दत्तराय होसबले और संयुक्त सह कार्यवालक अरुण कुमार शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों का कहना है कि अगले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की तरफ से सहमति मिलनी जरूरी है। अब जब पार्टी में पहले अहम पदों पर रह चुके दिग्गजों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा चुका है तो फिर भाजपा और फिर संघ यानी कि आरएसएस के पदाधिकारी जमीनी राजनीति के बैकग्राउंड वाले नेता की तलाश कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन के काम थोड़ा सा रुक गया है। किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन में सरिया और फिर सीमेंट का अहम भूमिका होती है। मजबूत क्वालिटी का सरिया और फिर अच्छी क्वालिटी की सीमेंट बहुत जरूरी होता है जिससे कंस्ट्रक्शन दमदार रहे। आपको बता दें कि बारिश के मौसम के चलते सरिया और सीमेंट के दामों में काफी कमी आई है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बारिश के मौसम के कारण ही दामों में कमी आई है और ये सीजन खत्म होते ही सरिया और सीमेंट के दामों में उछाल देखने को मिलेगा। जहाँ आजकल लोग रोजाना इंटरनेट पर सरिया और फिर सीमेंट के दामों के बारे में चेक करते रहते हैं। हम आपके लिए रोजाना सरिया और सीमेंट की नवीनतम यानी कि नई कीमत लेकर के आते हैं। जब आप खरीदारी से पहले एक नजर इन कीमतों पर जरूर डालें जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको बता दूं कि आज सरिया का भाव, आज 14 अगस्त में सरिया का भाव बिहार में 41,000 से 48,000 के बीच में है। वहीं पर साइज के हिसाब से बात किया जाए तो 6 mm सरिया 6200 रुपए प्रति क्विंटल, 10 mm सरिया 5750 रुपए प्रति क्विंटल, 12 mm सरिया 5800 रुपए प्रति क्विंटल, 16 mm सरिया 8250 रुपए से 8450 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसके आसपास बिक रहा है। वहीं पर सीमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो आज 14 अगस्त में सीमेंट की कीमत अल्ट्राटेक सीमेंट 330 रुपये बोरी, बिरला सीमेंट 380 रुपये बोरी, डालमिया सीमेंट 440, अंबुजा सीमेंट 310, एसीसी सीमेंट 355, श्री सीमेंट 350, कोरोमंडल सीमेंट 340, जेपी सीमेंट 360, बांगर सीमेंट 330 रुपए बोरा बिक रहा है। हालांकि एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपको दाम बताया गया है ये अलग अलग शहरों के हिसाब से कीमत अलग अलग हो सकती है। यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार में एक ही रेट पर सरिया सीमेंट बिक रहे होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में जितने भी शहर है सभी शहरों में सीमेंट और सरिया की अलग अलग कीमतें होती है। तो ऐसे में बिहार के अलग अलग शहरों में अलग अलग सरिया और सीमेंट की कीमत हो सकती है।
दोस्तों सामान्य तौर पर डॉक्टर आलू से दूरी बनाने को कहता है। जहाँ स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक लोग खुद ही आलू खाने से परहेज करते हैं, लेकिन अब एक ऐसा आलू बाजार में आने लगा है जिसे डॉक्टर साहब भी खाने के लिए कहेंगे। इस आलू की खोज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने की है। प्रधानमंत्री द्वारा एक दिन पहले पूसा में लॉन्च की गई 109 किस्मों में से ये भी एक है। जहाँ केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम उत्तर प्रदेश द्वारा खोजी आलू की इस नई किस्म का नाम कुफड़ी जामुनिया है। जहाँ इस नई किस्म का आलू का नाम कुफड़ी जामुनिया है। इस किस्म को खोजने में करीब 9 साल लग गए। यह साल 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। यह नई किस्मों के लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री को इस आलू को दिखाते हुए खासियत भी बताई गई है। प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना भी की है। इनकी खासियत के बारे में अगर बात की जाए तो इस आलू को खोजने वाले केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर एस.के. लुथरा ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि कुफड़ी जामुनिया बैगनी गुदे वाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसायनिन की से भरपूर आलू की किस्म है। यह इसके 100 ग्राम गुदे में हाई एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन सी, कैरोटीनॉइड होते हैं, जो इस वजह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपको बता दूं कि यह आलू 90 से 100 दिन में तैयार होने की वाली किस्म है, यानी कि 90 से 100 दिन में आलू तैयार होती है। और जो आकर्षक गहरे बैगनी लंबे अंडाकार है, इसकी पैदावार 32 से 35 टन प्रति हेक्टेयर है और सामान्य आलू की तुलना भंडार ज्यादा दिनों तक किया जा सकता है। इसका स्वाद सामान्य आलू की तुलना में बेहतर होता है। दोस्तों बिहार के मोतिहारी जिले से पुलिस का अजब गजब कारनामा सामने आया है। यहाँ पर पुलिस की लापरवाही से राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। जिस शख्स की ड्यूटी राज्यपाल की सुरक्षा में लगी थी, वहाँ वह खुद नहीं बल्कि उनका बेटा पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके ड्यूटी में लगा हुआ था। यह चौकीदार के बेटे का वर्दी पहने फोटो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह बाकी के कर्मचारियों के साथ सेल्फी लेता हुआ दिखा है। जब इस मामले में मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने संज्ञान लिया है। जब एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा है कि मामले की जाँच कराई जा रही है, चौकीदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में जयप्रकाश राय नाम का व्यक्ति अपने पिता रामजतन यादव की जगह ड्यूटी में लगा हुआ था। यह चौकीदार रामजतन यादव की ड्यूटी राज्यपाल की सुरक्षा में लगी हुई थी। रामजतन यादव घोरासन थाने में चौकीदार है, लेकिन उनकी जगह उनका बेटा जयप्रकाश यादव राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात था। पिता की जगह बेटे की ड्यूटी करने का मामला अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। जब पिता की जगह ड्यूटी करने वाले शख्स का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोग भी दंग रह गए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि राज्यपाल के कार्यक्रम में कैसे किसी सुरक्षा कर्मी की जगह उसका बेटा ड्यूटी करने पहुंच गया। इसे सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोग अब इस घटना को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि आखिर जिस पुलिस वालों के साथ जयप्रकाश ने सेल्फी ली, क्या उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे फर्जी पुलिस वाले हैं? जब मामला पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आया तो फिर एसपी कांतेश मिश्रा ने तुरंत जाँच के आदेश दिए। दोस्तों बिहार के मोतिहारी में पकड़े गए शराब माफिया को छोड़ने वाले 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी के ढाका थाने में तैनात सिपाही अनिल और नीरज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच का आदेश एसपी ने एसडीपीओ को दिया था। जहां सिकरहाना एसडीपीओ अशोक कुमार ने बताया है कि दोनों सिपाहियों ने पैसे लेकर के शराब माफिया को छोड़ा था। यह पुलिस की विभागीय जाँच में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा जिस पुलिस के कंधे पर है वही शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। जब पकड़े गए शराब माफिया को पुलिस पैसे लेकर के छोड़ रही है। इस बात की शिकायत जब जिले के एसपी कांतेश मिश्रा से की गई, तब एसपी ने शराब माफिया को संरक्षण देने और फिर पैसे लेकर के शराब माफिया को छोड़ने के आरोपी ढाका थाने में तैनात सिपाही नीरज कुमार यादव और अनिल कुमार पर विभागीय कार्रवाई की है। एसडीपीओ की जाँच रिपोर्ट के बाद एसपी ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। दोस्तों भारत में हिंदू परिवार को अपने पिता, दादा या फिर परदादा जन्म से विरासत में मिली जमीन पुश्तैनी जमीन होती है। यदि ये जमीन अभी भी दादा, परदादा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो जीवित नहीं है, तो फिर आप इस जमीन को अपना नाम करा सकते हैं और खुद के नाम से जमीन की रसीद भी कटा सकते हैं। यह खबर के अनुसार पुश्तैनी जमीन को अपने नाम से राजस्व विभाग के आंकड़ों में दर्ज कराने के लिए आपको जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के जमीन की दाखिल खारिज करनी होगी। आपको बता दें कि पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करने के लिए इसके लिए 6 कागजात आपको लगेंगे और उसमें पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करने के लिए रसीद की छाया प्रति लगेगी। जमीन से संबंधित दस्तावेज जैसे केवला, खतियान, खतौनी आदि की जरूरत होगी। वहीं पर पुश्तैनी जमीन अपने नाम कराने के लिए आधार कार्ड की छाया प्रति भी जमा करनी होगी, यानी कि आधार कार्ड की फोटो को भी। वहीं पर जिनके नाम से जमीन के कागजात हैं और फिर जिनकी जान चली गई है, मृत्यु हो चुकी है, आपको जमाबंदी रैयत का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका जमा करना होगा। वहीं पर छठा अंतिम में है कि पुश्तैनी जमीन को अपने नाम से दर्ज करने के लिए आपको सभी हिस्सेदारों की सहमति का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
दोस्तों, बिहार की 2 जीविका दीदियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष आमंत्रण आया है। यह दोनों 15 अगस्त को दिल्ली के राजपथ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान के रूप में शिरकत करेगी। इसके साथ दोनों के पति भी इस खास लम्हे के साक्षी बनेंगे। यह पीएमओ से आए इस स्पेशल लेटर के बाद से दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं। जीविका दीदी के इस सम्मान से गांव में खुशियों का माहौल है। आपको बता दो कि पूर्णिया के श्रीनगर और फिर बायसी को आकांक्षी प्रखंड चुना गया है। यह श्रीनगर के झुन्नी कला गड़िया बलुआ निवासी जीविका दीदी रूमा देवी और बायसी की चरैया गाँव निवासी डेजी कुमारी 15 अगस्त को समारोह में प्रधानमंत्री की विशेष अतिथि बनकर के दिल्ली जा रही है। आपको बता दो कि इस दौरान जीविका दीदी रूमा देवी के पति देव नारायण यादव और फिर डेजी कुमारी के पति धीरज कुमार ठाकुर भी ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेंगे। इनकी हवाई यात्रा से लेकर के दिल्ली में ठहरने और खाने पीने का खर्च नीति आयोग उठाएगा। रूमा देवी कहती है कि टीवी पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाइव प्रसारण देखा करती थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज पर चढ़ूंगी और पीएम उन्हें दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर समारोह में शामिल होने के बुलाएंगे। छोटे से गांव की झुग्गी से निकल करके दिल्ली पहुंच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष की ओर से बांग्लादेश से संबंधित किए गए ट्वीट को लेकर के जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, चुल्लू भर पानी में फिस हो जाए। साथ ही उन्होंने देश के सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में सोमवार की शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और फिर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दोनों का ट्वीट देखेंगे तो फिर लगेगा कि दोनों ने मिलकर के ट्वीट किया है। यह शब्दों का चयन भी एक तरह की है। जब बांग्लादेश में हुई घटना के 2 हफ्ते से अधिक समय के बाद उनकी नींद खुली है। जब ये हिंदुओं का मामला था, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए नींद नहीं खुली, 2 शब्द भी नहीं निकला, वहीं पर कुछ बोले भी नहीं। ट्वीट भी ऐसा किया है कि जैसे कि दोनों ने मिलकर के ट्वीट किया हो। अगर मुस्लिम का सवाल होता तो फिर तुरंत उनकी नींद खुलती, उनके आंसू भी गिरता, लेकिन हिंदुओं के लिए 2 आंसू भी नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटेस्ट किया।